ये एक छोटी सी रेमेडी है, स्कोप इसका लिमिट हो गया हुआ है क्योंकि जब से रेंट के जो लॉज होते हैं बहुत सारी चीज़ें उस तरफ चलेगी। पोजेशन जो है, पोजेशन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें जो कैटेगराइजेशन है एग्जैक्टली वही जो मैंने आपको पहले बताई, एक ओनर, दूसरा उसके बाद पोजेसर और फिर तीसरा ट्रेसपासर। यानी एक शख्स जिसके पास ओनरशिप के टाइटल डॉक्यूमेंट्स है, दूसरे पास जिसके पास कोई पोजेशन का सबूत है, और तीसरा शख्स ये जो कब्जा है सिर्फ उसने कब्जा किया है प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियसली ट्रेसपासर को तो ये रेमेडी हेल्प नहीं करती, अलबत्ता पोजेसर को और ओनर को ये रेमेडी जरूर हेल्प करती है। ये कोई भी जो लैंड है और उसके साथ जितने बेनिफिट्स अटैच टू दी लैंड है वो सारे प्रॉपर्टी के अंदर शामिल होते हैं। अगर कोई शख्स की पीसफुल पोजेशन है, वो काफ़ी अरसे से उसके अंदर मकीन है, और उसको अगर फर्ज कर ले निकाल दिया जाता है दो तरह से, अनलॉफुली, कानून उसको हेल्प ना करता, उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही ना हो, डॉक्यूमेंट हो जो कानूनी तौर पे उसकी पोजेशन को लॉफुल बना रहा है, और उसे निकाल दिया जाए, तो उस सूरत हाल के अंदर वो फिर कोर्ट से रजू कर सकता है। ओनर के पास और पोजेसर के पास दो मुख्तलिफ रेमेडीज अवेलेबल हैं, सेक्शन 8 भी और सेक्शन 9 भी। सेक्शन 9 जो है वो उम्मीद तौर पर पोजेसर्स को हेल्प करता है। सेक्शन 9 जो है उसके अंदर क्विक रिलीफ है, समरी ट्रायल है, रेगुलर ट्रायल नहीं होता है, 6 महीने के अंदर अंदर आपने फौरन वापस आना है, अपनी पोजेशन को इंटैक्ट रखना है और पोजेशन की बुनियाद पे उसे आप रिकवर करवा सकते हैं कोर्ट से। इसके साथ आप इंजंक्शन को ऐड कर सकते हैं और उन्हें रुकवा सकते हैं कि आपको डिस्पोजेस ना किया जाए। ओनर जो है उसके पास ये राइट है कि अगर फर्ज कर लें उसको ओनरशिप की बुनियाद पर कहीं से निकाला गया है, उसके जो लिमिटेशन है वो एक्सटेंड कर दी जाती है, 12 साल तक वो कभी भी अपनी चीज़ को क्लेम कर सकता है, और उसके साथ साथ जो ट्रायल है उसका वो रेगुलर ट्रायल उसको मिलता है और अपील का हक भी मिलता है। जबकि सेक्शन 9 में किसी तरह की अपील का हक आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। टेनेंसी के जो कवानीन है उसके अंदर ओनर और टेनेंट का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो इसके साथ हैंडल नहीं होगा। आप किसी भी तरह से उसके ये रेमेडी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि स्पेशल लॉ जो है उसमें प्रिंसिपल क्या है, स्पेशल लॉज एक्सक्लूड्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जनरल लॉज। तो ये चूंकि पुराना कानून है, बाद में नया कानून स्पेसिफिकली उस एरिया से डील करने वाला आ गया हुआ है। अगर आपने टेनेंट की कोई एविक्शन करानी है तो टेनेंट की एविक्शन जो है वहाँ पे होगी। अगर टेनेंट ने अपनी जो पोजेशन है उसे साबित करना है तो वो भी रेंट जो है जो रेंट की कोर्ट है वहाँ से होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका स्कोप आहिस्ता आहिस्ता लिमिट हो गया, ये उस तरह से नहीं है, उतनी ज़्यादा यूज होने वाली रेमेडीज में से नहीं है जिस तरह से रेक्टिफिकेशन है, जिस तरह कैंसिलेशन है, जिस तरह डिक्लेरेशन है और जिस तरह इंजंक्शन है, जिस तरह रिसीजन है या जिस तरह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आखिरी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सूट, क्योंकि ये जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये सारी की सारी सूट्स के अंदर कवर होनी है। सूट्स में सिर्फ दो आपके साथ गुजारिशात हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें, बीइंग अ लॉयर एंड बीइंग अ जज। अगर आपने से कोई क्वालिफाई कर लेता है इंशाल्लाह, तो जो ये जितनी भी रेमेडीज हैं ये सूट में एक्सरसाइज हो रही है। सूट फॉर डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद परमानेंट, सूट फॉर कैंसिलेशन अलॉन्ग विद परमानेंट इंजंक्शन, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, जितनी भी रेमेडीज मैंने आपको बताई ये सारे सूट्स हैं, ये सारे मुकदमात। जब आप मुकदमा कहते हैं किसी चीज को तो उसके दो एरियाज होते हैं जो तवज्जो तलब होते हैं। चलिए उसे 3 कर लें समझने के लिए। 3 मेन एरिया है जिसको बहुत ध्यान करना है। 2 आपस में राइटली कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्ट होते हैं, और एक थोड़ा सा साइड लाइन पे रहता है लेकिन अहम है। सूट का पैरा नंबर 1 2 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैक्ट्स हैं सारे। यहाँ पे ना तो काबिल जो जज होता है वो आपको पकड़ नहीं रहा होता। यहाँ पे आपका केस है, आपने फैक्ट्स बयान कर दिए, अंग्रेजी सही लिख दिया, गलत लिख दिया, उर्दू में लिख दिया है, वो जज को काबिल कबूल है, वो पढ़ लेगा, देख लेगा उसको। फैक्ट्स आपके आपके फैक्ट्स पे बिलीव करने का रिकॉर्ड साथ लगाया होगा, देख लेगा। जो मेन चीज है जहां से खराबी होती है, सूट डिफेक्टिव होना शुरू हो जाता है, वो है प्रेयर, कॉज ऑफ एक्शन और पार्टीज। सूट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पार्टीज। सबसे पहले आपको पता हो कि वो किस पार्टीज के खिलाफ आप रिलीफ मांग रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके खिलाफ कॉज एक्शन का क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, और तीसरी जो चीज है वो ये कि प्रेयर क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब जो प्रेयर है, जब तक ये रेमेडीज जो भी हमने पढ़ी हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर नहीं होगी कि मैंने इसके प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 42 को कैसे एक्सरसाइज करना है,
मैंने इसके रॉन्ग को किस तरीके के साथ इंटरप्रेट करना है, मैंने इस रॉन्ग को किस तरह से स्पेसिफिकली ऊपर फैक्ट्स में वाजे करना है, उसको कॉज ऑफ एक्शन के साथ लिंक करना है और नीचे उसकी प्रेयर डालनी है। जब तक आपको इन रेमेडीज पे अबूर नहीं होगा, कॉज ऑफ एक्शन डिफेक्टिव रहेगा, प्रेयर इनकम्प्लीट रहेगी और पार्टीज इररेलेवेंट रहेंगी, आपको फायदा नहीं मिलेगा। सो आपने एज ए जज और एज ए स्टूडेंट जब आपने इन रेमेडीज को इस्तेमाल करना है, पहले इनकी स्पिरिट कैरी करें, ये रेमेडीज की स्पिरिट क्या है, इनकी रूह क्या है, इनका वजूद क्या है, उसके बाद इनकी अहमियत क्या है, उस अहमियत को मैंने किस तरह किस पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करना है जिसके खिलाफ रिलीफ मांग रहे हैं, एग्जैक्टली वो हिट हो रही है इसके साथ क्या नहीं हो रही, उसको जो मैंने नीचे कॉज ऑफ एक्शन बनाया, सबसे ज्यादा जाती है हम वकील लोग कॉज ऑफ एक्शन के साथ है। वो बेस होती है, मुकदमे की जड़ होती है, वहां से वो ऐसी बॉडी होती है जिसने प्रेयर की टांगे पकड़ी हुई है और सर पकड़ा है पार्टीज का, और ऐसे वो सरसरिया कॉज ऑफ एक्शन। ये एग्जैक्टली देखिए पहले क्या हुआ, इवेंट विद टाइम शोइंग योर ग्रीवियंस इज कॉल्ड कॉज ऑफ एक्शन। क्या कहा, इवेंट विद टाइम शोइंग योर ग्रीवियंस इज कॉल्ड, और जो हम कह रहे थे राइट रॉन्ग के बगैर नहीं, रॉन्ग राइट के वो है ना, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी अवेलेबल, वो भाई रॉन्ग बताना पड़ेगा ना। वो आप समझ नहीं रहे होते, आप सारा राइट बता रहे होते हैं ऊपर फैक्ट्स में, ठीक है ओके। जब आप कॉज ऑफ एक्शन में आते हैं वहां राइट जो है ना पूरी तरीके के साथ गुत्थम गुत्था हो जाती है ग्रीवियंस के साथ। वहां आप बताना शुरू करते हैं कि इवेंट टाइम और ग्रीवियंस कैसे निकले, किस स्टेज पे किस तरह से किस बंदे के साथ क्या हुआ, फर्स्टली क्या हुआ, सेकेंडली क्या हुआ, थर्डली क्या हुआ, फोर्थ। डरे नहीं, कागज काम नहीं पड़ेगा, लिखते जाएं। पहली बार ये हुआ इस स्टेट पे, फिर ये हुआ, 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 उसे लिखें। कभी जज ऑब्जेक्ट नहीं करेगा इतना लंबा कॉज ऑफ एक्शन क्यों लिखे, व्हाई आर यू नॉट राइटिंग इट, राइट इट। और उसके बाद उसको प्रेयर से लिंक करें प्रॉपर्ली कि यार जो मैंने कॉज बनाया एक एक प्रेयर उस पर आ गई है, वो जिन पार्टीज की तरफ डायरेक्ट किया था वेल डायरेक्टेड हो गया कि नहीं हुआ। सूट बहुत अहमियत का आमिल है। फिर उसके बाद जो रिकॉर्ड साथ आप लगाते हैं, और तीसरी चीज जो अहमियत की आमिल है वो उनके एविडेंस स्टेज पे उसमें से क्या एग्जिबिट कराया, किस तरह नहीं कराया, एविडेंस स्टेज पे आपने उसको किस तरह इस्तेमाल किया। तो ये तीन चीजें, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमने आज पढ़ा गया आप सब जानते हैं, आप सारे क्वालिफाइड हैं, इसमें लॉयर्स हैं माशाल्लाह, जो शेयर किया आपके साथ उसमें आपने उसकी स्पिरिट कैरी की है या नहीं की। अच्छा, फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम हमने जो चीज़ नहीं देख पाए वो है कि इंजंक्शन कब रिफ्यूज होती है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब रिफ्यूज होती है। वो एक सेक्शन है जिसमें कोई 9 कैटेगरीज इंट्रोड्यूस कराई हुई है। हम अक्सर औकात उसको पढ़ते नहीं हैं। याद रखें कि सबसे पहले जिद पढ़ते हैं किसी चीज़ की, जब आप उसको क्लियर कर लेंगे तो आगो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। यानी अगर आप एक मुकदमा तैयार कर रहे हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, सबसे पहले देखेंगे वो कहीं ना कहीं किसी एक भी ऐसी प्रॉब्लम में तो नहीं फॉल कर गया जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बिल्कुल डिनाई हो जाती है। जब आप वहां से सेव करके ले आएंगे फिर सारा मुकदमा आपका है। इंजंक्शन मांग रहे हैं तो देख लें कि इंजंक्शन जो सेक्शन 56 जो है जिसमें वो आ रही है रिफ्यूजल की शर्तें, कोई भी शर्त तो नहीं ऐसी जो आपके ऊपर स्क्वायरली एप्लीकेबल हो रही है, वहां से बचाएं तो मुकदमा आपका हो जाएगा। सो दिस इज द यूज ऑफ रेमेडी। सो आई होप दैट नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, what is remedy, what is relief, what is specific relief, and what is remedy of declaration, injunction, cancellation or rectification। इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है। Is it clear जी? Thank you very much. बहुत शुक्रिया। अच्छा, कोई at the time of फॉर्मेशन ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी तो वाइडे उससे बहुत कुछ रहते हैं। मान लो जी बात तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसका क्या स्टेटस? इसका कोई स्टेटस नहीं होता। फॉर्मेशन के बाद पार्टीज ने आपस में एक दूसरे को कहाँ कहाँ धोखा दिया, कहाँ कहाँ उनके साथ झूठ बोला, उसी से तो ये वॉइडेबिलिटी शुरू होती है। फ्रॉड कहाँ हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन कहाँ हुई, फ्री कॉन्सेंट सीज कहाँ हुई, कंसिडरेशन खराब कहाँ हुई, ऑफर डिफेक्टिव कहाँ हुई, एक्सेप्टेंस डेफिशिएंट कहाँ हुई। यहीं से ये बात शुरू होती है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी के खास के पीएच में चला गया, इसको देखना पड़ेगा, इनोसेंट पार्टी से पूछना पड़ेगा। यानी पोस्ट आपके सवाल का जवाब ये है कि पोस्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई ना कोई इवेंट इस तरह से आपको लेके जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बिल्कुल बिल्कुल।
और यही फर्क है जो अभी आप अगर कर रहा हो तो उसी डॉक्यूमेंट को हम इंस्ट्रूमेंट कहेंगे अपनी लैंग्वेज में। फिर हम उस डॉक्यूमेंट, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज डॉक्यूमेंट, एवरी डॉक्यूमेंट इज नॉट इंस्ट्रूमेंट, ये समझ लें। यानी फिर अगर ऐसा हो जाए जैसा आपने फरमाया, तो फिर हम उसी डॉक्यूमेंट को हमें इंस्ट्रूमेंट कहना पड़ेगा अपनी कानून की लैंग्वेज। डॉक्यूमेंट इज नॉट इंस्ट्रूमेंट। जी बिल्कुल। और भाई कुछ सवाल है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को बड़ा एक, जैसे खान साहब ने कहा है कि वन ऑफ द मोस्ट रेगुलर यूज ये जो अपना हमारा एक्ट है, तो बल्कि डेली हमारे 90% जो सिविल सूट्स होते हैं वो होते हैं डेक्लेरेटरी सूट्स हैं। तो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपको लोगों की तरफ से। जी प्लीज। फिलोसफी जो है ना किसी भी कानून के पीछे वो राइट और रॉन्ग है। कोई भी कानून है ना, कोई भी, उसके पीछे जो जुरिस्प्रूडेंस है ना, जो उसूल खड़े हैं, वो राइट और रॉन्ग के खड़े कि एक हक है एक हक तलफी है। तो इसके पीछे प्रोवाइजो ऐड करने का मौक़िफ़ ये है कि जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट है बाय इट्स वेरी नेम ये बता रही है कि ये सिर्फ राइट से डील है। ये क्या करेगी, ये डिक्लेयर कर देगी राइट को। लेकिन जबकि कोर्ट में तो आएगा ही वो बंदा जिसको राइट के साथ किसी रॉन्ग का सामना करना पड़ा है, किसी इंफ्रिंजमेंट का, किसी वायलेशन का सामना करना पड़ा है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो प्रोवाइजो ये कहती है कि जब तक कोर्ट के सामने उस रॉन्ग का हल नहीं मांगोगे, कोर्ट मेरा डिक्लेरेशन आपको रिफ्यूज कर देगा। वरना तो मैं आप हम सबका कोई ना कोई राइट है, हम सिर्फ राइट को लेकर कोर्ट में नहीं आ सकते, रॉन्ग जरूरी है। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट क्योंकि बेसिकली बाय इट्स नेम सिर्फ राइट से एड्रेस कर रहा था, इसलिए प्रोवाइजो को है। भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, थोड़ा स्टे और इंजंक्शन में। इंजंक्शन जो है ना बुनियादी तौर पे ये है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का केस। पहली कोर्ट जो होती है ना, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, यानी मैं सिविल कोर्ट आया, सिविल कोर्ट में जाके मैंने इंजंक्शन ले लिया। वो जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसे हम कहते हैं इंजंक्शन, टू डू और नॉट टू डू, ऐ करो या ना करो, इससे हम कहेंगे इंजंक्शन। वो आपका मुखालिफ अब चूड़ियां में तो नहीं बैठा, वो भी कुछ करेगा। वो आपकी उस इंजंक्शन को उठा के ले गया ऊपर और सस्पेंड करा दिया ऑर्डर, इसे कहते हैं स्टे कर दी। यार देखिए बात ये, एक होती है प्रैक्टिस, एक होता है लॉ। प्रैक्टिस में तो स्टे को आप इंजंक्शन के, इंजंक्शन को स्टे के क्या फर्क पड़ता है? इससे तो फर्क नहीं पड़ा ना। आपकी प्रैक्टिस स्टे कह के भी चल रही है, कोई फर्क। मैं वैसे समझाने के लिए कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। जब ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाली कोर्ट का ऑर्डर सस्पेंड करती है, उसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं स्टे हो गई, प्रोसीडिंग स्टे करें, पहले सुन ले मामले। लेकिन प्रैक्टिस में कोई फर्क नहीं है, प्रैक्टिस में कोई फर्क नहीं है, लोग जो मर्जी करें, कोई इशू नहीं। भाई आवाज ये ना पंखों के आ नहीं रही, वेरी सॉरी, मुझे बार बार आपको कहना पड़ा, थोड़ा सा ऊंचा बोले। जी असल में ना स्टेटस को जो है इटसेल्फ वो प्रोहिबिशन की छोटी बहन है। प्रोहिबिटरी इंजंक्शन की क्या है? छोटी बहन। मैंडेटरी इंजंक्शन की छोटी बहन है, यानी ये उसी रिलीफ का एक हिस्सा है। उसमें कोर्ट ये कहती है कि बाज आ जाओ, अपनी कैफियत और अपने सर्कमस्टांस में जरा बराबर तब्दीली ना लाना जब तक कि मैं ना कहूं, इसे कहते हैं स्टेटस को। तो ये है बुनियादी तौर पे सेंस वही कैरी हो रही है, लेकिन कोर्ट किसी भी पार्टी को आगे बढ़ने का, वन स्टेप फर्दर जाने का मौका नहीं देती इसमें।
किसी का राइट फौरन डिक्लेयर नहीं करती। ये अमूमी तौर पर तब होता है जब जज साहब जो है अभी इस सिचुएशन में नहीं है रिकॉर्ड को देख के कि वो किसी भी पार्टी की तरफ जर्रा बराबर भी टिल्ट दिखा सके। तो फिर उस सूरत हाल में वो कहते हैं कि इस वक्त जो भी बंदा सुपीरियर राइट पे बैठा हुआ है उसको कहें कि अपने इस राइट में तुमने और डेवलपमेंट नहीं करनी, यहीं पे रुक जाओ, लेकिन तुम्हें स्टेटस को दे रहे हैं, शायद तुम सुलूक तो इसलिए यहाँ बैठ जाओ, उसको उसी वक्त दे देने को स्टेटस को कहते हैं। लेकिन स्पिरिट ये वही प्रिवेंटिव इंजंक्शन की और मैंडेटरी दोनों की कैरी कर रहा होता है। जी एक सर बुनियादी फर्क परमानेंट और टेम्पररी का है, बुनियादी फर्क इसका है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो सेक्शन है इनको सब्सटेंटिव लॉ कहा जाता है। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉज होते हैं जो सब्सटेंस ऑफ दी रेमेडी से डील कर रहे हैं, उसके मादे से डील कर रहे हैं। जो आपकी सीपीसी है इट्स अ प्रोसीजरल लॉ, उसमें जो टेम्पररी इंजंक्शन है उसको प्रोसीजर ने अडॉप्ट कर लिया है। यानी कि अगर आप एसआरए पढ़ेंगे तो उसमें बज़ाहिर आपको टेम्पररी इंजंक्शन की गुफ्तगू नजर नहीं आएगी, परमानेंट इंजंक्शन की आएगी। उसमें प्रिंसिपल फिर भी पहले भी मौजूद था दैट इफ द कोर्ट कैन ग्रांट परमानेंट रिलीफ, कोर्ट कैन आल्सो ग्रांट इंटरिम रिलीफ। लेकिन सीपीसी ने उसको बहुत जबरदस्त तरीके के साथ कैनवस पे प्रोजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा आओ आके इंजंक्शन लो, दूसरे पार्टी को कहा आओ इसको वोकेट कराओ, तीसरी पार्टी को कहा वॉयलेट करे तो इसकी कंटेम्प्ट भी ऑर्डर 39 में, यानी हम कंटेम्प्ट लॉ के तहत नहीं जाते, कंटेम्प्ट लॉ लहदा मौजूद है लेकिन हम इंजंक्शन की कंटेम्प्ट लहदा लॉ में नहीं करेंगे, इसी में करेंगे। ये जो प्रोसीजरल ब्यूटिफिकेशन है ना सारी की सारी टेम्पररी इंजंक्शन की, ये सीपीसी को सेरा जाता है। सर आप लीगल राइट और मॉरल राइट की बात किया आपने, लीगल राइट का है कि रिकॉग्नाइज बाय लॉ, तो बेसिकली राइट क्या है, सिंपल राइट क्या है, क्योंकि पूछा जाता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज लीगल राइट। तो यार किसी चीज का चाहत पैदा हो जाए ना तो उस चाहत की डेवलपमेंट राइट है। यानी आपकी कोई चाहत या इंटरेस्ट किसी चीज के साथ मंसूब हो जाए तो आप उसके साथ हक का इजहार करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर आप फर्ज कर लें किसी दोस्त के साथ दोस्ती लगा लें और वो दोस्त आपके साथ अच्छा सलूक ना करे तो आप क्या कहते हैं कि यार मेरा तेरे से हक से, क्या कहते हैं आप, मेरा तेरे पे एक मिनट जरा हमें फलसफा ध्यान कर रहे थे, हमने फलसफे तो हम कहते हैं तुम्हारा हमारे पे हक था। तो जो लीगल राइट्स है वो बुनियादी तौर पे ऐसे इंटरेस्ट जो थोड़े से वेस्ट कर रहे हो किसी बंदे पे, यानी एक बंदे को पता लगता है कि यार ये बंदा अमजद साहब का बेटा है, अमजद साहब फौत हो गए हैं तो नेचुरल होगा कि अमजद साहब की प्रॉपर्टीज अब वेस्ट कर जाएंगी इनके लीगल हेयर्स में। इस पे मैं आपको ना ये कहूँगा सेक्शन 19 और 21 है टीपीए का, जो वेस्टेड इंटरेस्ट की गुफ्तगू करता है, जो कंटीजेंट इंटरेस्ट की गुफ्तगू करता है। मेरे से ज्यादा वजाहत आपको वो कानून देगा कि इंटरेस्ट कंटीजेंट कब होता है, इंटरेस्ट वेस्ट कब करता है, इंटरेस्ट डेवलप होकर राइट कब बनता है। तो ये बात आपको टीपीए में मिलेगी सेक्शन 19 और 21 का। अगर आप मुताला करेंगे ना आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन अगर मेरे से बेहतर आपके पास है तो शेयर करें, हमें भी कुछ तो हमारा शेयर करें। अगर आपको कोई भी चीज़ पता, देखें हम सब हैं वकील, आप है मेरे बराबर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे से ऊपर है बल्कि माशाल्लाह अच्छे हैं, आप बताइए शेयर करें, क्योंकि जो शेयरिंग होती है इससे नॉलेज इंक्रीज करता है, इससे कम नहीं होता। कोई भी आपके जेब में चीज़ हो, जैसे आपने पूछ लिया तो देखें दोस्तों को ये पता लग गया है कंटिजेंट इंटरेस्ट भी कुछ होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है। जी जूरिस्प्रूडेंस मेरे जेब में नहीं है वैसे तो आईटी में इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड एग्जैक्टली। उस इंटरेस्ट की फिर मैंने आपको कैटेगराइज बताई कि वेस्टेड भी होता है, कंटिजेंट भी होता है, अपॉन कंडीशन एंड अनकंडीशनल। वो आप देखेंगे सीपीए कॉलेज जी। अच्छा ये ना आपका नाम क्या है? ये जो अहमद गुफ्तगू कर रहे हैं ना, अगर आप बुरा ना मनाएं, जितने सारे आप लोग बैठे हैं और मैं भी, हमने जूरिस्प्रूडेंस की तरफ तवज्जो देना सिफर कर दिया। हमें जब पढ़ते थे तब भी जूरिस्प्रूडेंस बुरी लगती थी, अब तो हम कभी बोलते भी नहीं हैं उसको। ये जो गुफ्तगू ये कर रहा है ना लड़का, ये बुनियादी तौर पे जूरिस्प्रूडेंशियल क्वेश्चन है कि ये क्या, इसके पीछे क्या, इसके पीछे क्या। मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा और मैं खुद भी इस तरफ तवज्जो देने की कोशिश करूंगा कि हमें थोड़ा थोड़ा जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़नी चाहिए। कोई और सवाल है? नहीं जी प्लीज। सर मेरा सवाल ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, और सर किसी कामन या की वजह से जी वो परफॉर्म नहीं होता जी और डेट आ जाती है, डेट आ गई, उस दिन कंसिडरेशन होनी थी, कुछ लेना था, कुछ देना था, जी। तो बिटवीन पार्टी ये तय हो गया कि आप जो है ना
मुद्दत को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, कंसिडरेशन के मामले में, और वो पार्टी कहती है नहीं, हमने आप कंसिडरेशन लें और बदले में वो दे दें जो भी हमने आपको दिया। हाँ जी, डिसीजन कर लें, डिसीजन कर लें। जी सर, तो इस वक्त ये पार्टी के ऊपर है या ये कोर्ट पर फॉर्म करवाएगी? देखिए, जो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं उसमें क्लॉज होती है, उसे कहते हैं फोर्स मेजोरे क्लॉज। फोर्स मेजोरे इस तरह की गुफ्तगू होती है जो आपने की है कि कोई नागहानी आफत जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट को ले बैठती है तो क्या करेंगे, और नैरेली उसके अंदर दोनों पार्टीज जो होती हैं उनको कसूरवार नहीं ठहराया जाता। उसमें फिर फोर्स मेजोरे की उस आफत के गुजर जाने के बाद उससे पूछा जाता है कि की प्रोग्राम दे, अगर परफॉर्मेंस की तरफ जाना हो बिस्मिल्लाह, नहीं जाना डिसीजन कर लें, वापस ले लें चीज़ें जो जिस हालत में। अच्छा, उसमें कभी कभी कुछ पार्टीज को नुकसान भी होता है। मैं मिसाल है, आपके घर में खड़ी है खुदा न खासा एक गाड़ी खड़ी है, रात को खटाश आती है, बिजली गिरती है, गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट की था की करोगे, ये वही बात है जो आप पूछ। तो अब वो जिसका नसीब था वो ख़त्म हो गया, वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे ख़त्म हो गई। सर, जिस पार्टी ने कंसिडरेशन एक अमाउंट है उन्होंने 90% अमाउंट जी, उसमें फिर ना कंपनसेशन और डैमेजेस कोड इंट्रोड्यूस कर देती है। देखिए कि इस पार्टी का कितना नुकसान हुआ है, उसमें दूसरी पार्टी का कितना हिस्सा है, अगर उसको कितनी कॉम्पनसेशन मैं दिलवा सकती हूँ, थोड़ी बहुत कॉम्पनसेशन। ये हम पढ़ी एक्विटी रहे हैं, फेयरनेस की बुनियाद पे कोर्ट फैसला करेगी। देयर इज नो रूल ऑफ थंब, देयर इज नो रिटन फॉर्मूला। आप बतौर जज खुद फैसला करेंगे कि मैंने इस पार्टी में इसको कितना कसूरवार कहना है, इसको कितना इनोसेंट कहना है, और इस मामले को कैसे हल करना है। उसमें डिसीजन एक ऑप्शन है, जो लिया दिया वापस कर लो, और जो एक पार्टी है जिसको नुकसान हो गया उसको क्या थोड़ा बहुत कॉम्पनसेट कर सकते हैं। कोर्ट इसको फैसला करती है। इसके लिए हमारे पास कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस फैसला नहीं। उसके अंदर कोर्ट का ऑर्डर जो है वो जब कोर्ट ऑर्डर कर देती है, उस ऑर्डर के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप ऑर्डर नहीं पेश कर दें या दोबारा भी लिख सकते हैं। उसके बाद असूली तौर पे जब ऑर्डर आ जाता है वो लिया इससे जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट दोबारा ना लिखना पड़े, जहाँ पे वो डिग्री साथ लगाई जाए और वो साथ चलाई जाए। ठीक है, रुकावट हो गई। और मैं होप करता हूँ, बिलीव करता हूँ कि तमाम एस्पिरेंट्स ने बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी थी लर्न करने की, सीखने की। तो ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और वास्ट होने के साथ साथ जैसे कि साहब भाई ने कहा भी अपने लेक्चर में कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सब्जेक्ट है। जितने सिविल लॉ के प्रैक्टिस दोस्त कर रहे हैं उनके इल्म में है कि हर दूसरा या तीसरा जो सूट हो रहा है वो डेक्लेरेटरी सूट है। तो इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन में अच्छा रहा है, तो बहुत शुक्रिया दोबारा साद खान साहब, आप तशरीफ लाए लाहौर से, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को आपने इज्जत बख्शी और एस्पिरेंट्स को आपने लेक्चर दिया। तो आज सिर्फ एक ही लेक्चर था मैंने रखा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, इंग्लिश का या उर्दू का लेक्चर नहीं है, वैसे भी टाइम काफ़ी हो चुका है। तो इंशाल्लाह होपफुली मंडे को अब मैं इंशाल्लाह नया शेड्यूल में संडे को मैसेज कर दूंगा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, और मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, पॉसिबल है कि हमारा लास्ट वीक इस प्रोजेक्ट का इंशाल्लाह। तो वो स्ट्रेंथ जैसे रहेगी उसके मुताबिक देखिए, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली मैं एडवांस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसको आप इस क्लोजिंग की तरफ स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया तमाम एस्पिरेंट्स का, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रिस्पेक्टेड बार मेंबर्स, कि आपने आज भरपूर इंशाल्लाह स्ट्रेंथ अपनी दोबारा रिकवर की है, और आई होप कि इंशाल्लाह ये स्ट्रेंथ इसी तरह मेंटेन रहेगी। थैंक यू वेरी मच।